आरोप है। केंद्र सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी बोले कांग्रेस पदाधिकारी। कोर्ट परिसर में वृक्ष खेचरी सहित करीब 2 दर्जन हरे पेड़ काटने का मामला गरमाया। अधिवक्ताओं ने जिला सेशन न्यायाधीश को सौंपा ज्ञापन। संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, उचित मुआवजा देने, जबरन कब्जा और नामांतरण रोकने की मांग। जंक्शन के सूर्यलाल मंदिर में लगाया वैक्सीन शिविर, पदाधिकारी कपिल यादव और तहसीलदार ने किया मौका निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने और भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने की मांग को लेकर कांग्रेस के जिले भर के निवर्तमान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर नटवर डिडेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। विकराल महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा का उपाय है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी भूलों की खतरनाक कॉकटेल है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया। केंद्र सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीन की खरीद से बेखबर रही। केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। भारत सरकार के अनुसार 31 मई तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराकें केवल 4 करोड़ 45 लाख भारतीयों को ही मिली हैं, जो कि भारत की आबादी का केवल 3.17% है। इस गति से देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे? इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। इस विकराल महामारी के बीच हमारे देश के नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात करने में व्यस्त है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 300 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए है। भारत बायोटेक को ही वैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए है। मोदी सरकार की ओर से एक ही वैक्सीन की 3 अलग अलग कीमतें तय करना लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी कमाने का नुस्खा है। इस मौके पर नौहर विधायक अमित चाचान, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, सभापति गणेश राज बंसल, पंचायत समिति की पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन के जरिए 31 दिसंबर तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम पूरा करने की जरूरत बताते हुए देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। अभी केंद्र सरकार ने वैक्सीन के मामले में जो दोहरे मापदंड अपनाए हैं कि 45 से ऊपर वालों को तो फ्री वैक्सीन मिलेगी और 18 से 44 वालों को फ्री नहीं मिलेगी, तो इस बात को लेके कांग्रेस शुरू से डिमांड करती रही है कि महामारी के अंदर आज तक चाहे कोई महामारी आई हो, चाहे पोलियो की हो, चाहे डेंगू कोई भी आया हो, उसके अंदर हमेशा वैक्सीन फ्री लगती है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों पे जिले के प्रमुख कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि 18 से 44 वालों के भी वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि राज्य सरकार को भी राजस्थान के निवासियों के लिए एक निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दूसरी लहर में अच्छा व्यवस्था प्रबंधन करते हुए निःशुल्क लोगों को इलाज तक उपलब्ध करवाया है और आर्थिक संकट गहराने की वजह से ये दायित्व बनता केंद्र सरकार का भी कि वो राज्य को भी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जिला अस्पताल में गुरुवार को 1 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रतिदिन 150 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास कलेक्टर नटवर डिडेल, सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा, आयुक्त पूजा शर्मा, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी और नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कलेक्टर नटवर डिडेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शुरू में सबसे विकट समस्या ये आई थी, ऑक्सीजन बेड की संख्या भी कम थी और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रही थी। उसी समस्या और तीसरी लहर की संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। इसी मद्देनजर स्वास्थ्य शासन विभाग ने 150 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे हम भविष्य की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और हनुमानगढ़ के निवासियों को अस्पताल में अधिक से अधिक सुविधा दे सकेंगे।
देखिए कोरोना की इस दूसरी लहर में एक सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे सामने आई थी कि ऑक्सीजन के बेडेड की संख्या भी कम थी और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में शुरुआती दिनों में सप्लाई नहीं हो रही थी। उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और जो डॉक्टर्स के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, इसके मद्देनज़र हनुमानगढ़ जिला भी यहाँ का जिला अस्पताल भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। इसके मद्देनज़र हमारे स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग की तरफ से यहाँ नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से 150 सिलेंडर पर डे की जो उत्पादन क्षमता के 2 प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी आज शिलान्यास चेयरमैन साहब, ईओ साहब, हमारे पीएमओ साहब और सबकी उपस्थिति में किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो विजनरी प्लान लेके अभी से ही चल रहे हैं, तो इससे हम लोग भविष्य में जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उनसे हम लड़ पाएंगे और इसी तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हनुमानगढ़ वासियों को हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। चेयरमैन गणेश बंसल ने कहा कि स्वास्थ्य शासन विभाग के निर्देशानुसार आज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी गई है। शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, इससे आम जनता को सुविधा मिलेगी और जिला अस्पताल को भी फायदा मिलेगा। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आज जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी गई है, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय और हमारे नगर परिषद आयुक्त, उपसभापति पार्षद समिति रणवा, पीएमओ साहब, हमारे तकनीकी अधिकारीगण की उपस्थिति में ये नींव रखी गई है। शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जिससे आम जनता को सुविधा मिलेगी एवं जिला अस्पताल को भी जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहा था उसमें भी कुछ राहत प्रदान होगी। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट से जिला अस्पताल को बड़ी राहत मिलेगी। इससे जिले के बाशिंदों को आगे ऑक्सीजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना की तीसरी लहर से पहले जिला अस्पताल को ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला अस्पताल में पहले से संचालित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ ही 2 नए प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इससे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की समस्या से राहत मिलेगी। आज जिला कलेक्टर महोदय और सभापति महोदय ने जो नगर पालिका की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट लगना था उसकी नींव रखी है। इसमें 150 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता है, जिससे हमें बहुत राहत मिलेगी और ये राज्य सरकार का विजन है, नगर पालिका का और उनका विजन है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए हनुमानगढ़ वासियों। जिला न्यायालय परिसर में चल रहे फैमिली कोर्ट व SC/ST कोर्ट के भवन निर्माण कार्य के दौरान राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित करीब 2 दर्जन हरे पेड़ बिना स्वीकृति काटने का मामला गर्माता जा रहा है। अभी तक कार्रवाई न होने से नाराज बिश्नोई समाज में आक्रोश है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश को ज्ञापन सौंप पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेताया कि यदि इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को सर्व समाज को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर बिश्नोई समाज के एडवोकेट रामकुमार बिश्नोई ने बताया कि मामले की कार्रवाई करने के लिए गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। थाना में भी परिवाद सौंपा गया, तब पुलिस ने आकर काम रुकवा दिया, वाहन जब्त कर लिए, लेकिन शाम को पुलिस ने ठेकेदारों के साथ मिले भगत कर बिना कोई कार्रवाई किए वाहनों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि खेजड़ी राज्य वृक्ष है। बिश्नोई समाज खेजड़ी के लिए हमेशा बलिदान देता आया है। इसको लेकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को ज्ञापन सौंप कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। एडवोकेट विक्रम बिश्नोई ने बताया कि वे खेजड़ी के पेड़ काटने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश और ADR से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस खेजड़ी के पेड़ काटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इससे समाज में आक्रोश है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों पर बिश्नोई समाज के अधिवक्ताओं को धमकी देने का आरोप लगाते हुए पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। कल जो कोर्ट परिसर में खेजड़ी के 12 वृक्ष और 12 अदर वृक्ष नीचे डाल दिए गए मिट्टी के, उनके लिए हमने आज तो DA साहब को ज्ञापन दिया था, कल कलेक्टर साहब को भी दिया था और संधि थाने में दी थी। तो थानेदार जी CI साहब ने आके ट्रैक्टर को और काम को रुका दिया था और ट्रैक्टर को रोक रखा था शाम 6 बजे तक। 6 बजे के बाद में पुलिस ने पता नहीं उनको क्यों निकलने दिया, बिना कोई कार्रवाई करे उनको निकाल दिया है। आज हम DA साहब से मिलकर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह खेजड़ी के पेड़ों को शहीद किया गया है बिना कोई परमिशन के, बिना किसी कारण के, तो अब कल से सारे लोग
जो वृक्ष प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो मांग उठा रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कलेक्टर ऑफिस से 50 फुट की दूरी पर हम बैठे हैं और उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब ने भी देखने की जहमत नहीं उठाई, दूसरे अधिकारियों ने नहीं उठाई और ना ही कोई कार्रवाई की है। जबकि कलेक्टर साहब की मंजूरी के बगैर कोई भी पेड़ नहीं उखाड़ा जा सकता है। खेजड़ी तो राज्य वृक्ष है, इसको तो हटा ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सोच रहे हैं अभी ठीक है 2-4 लोग कर रहे हैं, करके रह जाएंगे। ये 2-4 लोगों का बात नहीं, ये वातावरण का है, ये पर्यावरण का सवाल है, ये किसी की भावनाओं का सवाल है। उसको आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हो कि उनका जब्त किया हुआ सामान भी रात को उठाकर प्रशासन उनको दे रहा है। तो इससे साबित होता है कि इनसे मिला हुआ है। अगर अभी राम कुमार जी ने जैसा बताया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से हम सारे लोग इकट्ठा होकर जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो आंदोलन चलाएंगे। जंक्शन के वार्ड नंबर 52, 53, 54 के 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार को कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में वैक्सीनेशन करवाने के लिए इन 3 वार्डों के नागरिक उमड़ पड़े। उपखंड अधिकारी कपिल यादव और तहसीलदार दानाराम मीणा ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए की गई व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने आए नागरिकों से अपील की कि वे गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हमेशा मास्क पहनें। अधिकारियों ने पार्षद सुनील अमलानी से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सेंटर पर की गई व्यवस्थाओं को एसडीएम ने सराहा। इस मौके पर पार्षद ने भी वार्डवासियों से आह्वान किया कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना गाइडलाइन की पालना कर कोरोना की चैन तोड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, पीआरओ सुरेश बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नंबर 53 वार्ड नंबर 54 में वैक्सीनीकरण कैंप लगाया गया सिंधी झूलेलाल धर्मशाला में। मेरा एक जनप्रति होने के नाते सभी वार्डवासियों के नागरिकों से निवेदन है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें और जिस किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और मास्क लगा के रखें। यहाँ पे 200 डोज आई हैं जिसमें से अभी तक 30-35 डोज लग चुकी है। अभी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एक्शन साहब मौके पर आए थे, मौका देख के गए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि झूलेलाल धर्मशाला में कैंप लगा और नागरिकों को, बूढ़े बुजुर्गों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा, पास में वैक्सीन लगाई जा रही है। मैंने एसडीएम साहब को कहा है आप 18+ वालों को टीकाकरण करवाएं। एसडीएम साहब ने कहा है आप लिस्ट बनाइए और जल्द से जल्द आपको वैक्सीनेशन का कैंप लगवाएंगे 18+ वालों का। रेलवे की जयपुर डिवीजन की रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के नवमनोनीत सदस्य कपिल शर्मा का शुक्रवार को जंक्शन के धनमंडी स्थित पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास स्थान पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा युवा नेता अमित साहू सहित पार्टी पदाधिकारियों ने डीआरयूसीसी के नवमनोनीत सदस्य कपिल शर्मा का मुंह मीठा करवा उन्हें बधाई दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन शुरू करने के लिए डीआरयूसीसी के नवमनोनीत सदस्य कपिल शर्मा प्रयासरत रहेंगे। डीआरयूसीसी के नवमनोनीत सदस्य कपिल शर्मा ने अपनी नियुक्ति पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित साहू का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा दिलाने के हर संभव प्रयास करेंगे। आज हमारे हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री कपिल शर्मा जी को रेलवे का डीआरयूसीसी का मेंबर बनाया गया है और मेंबर बनाने से मतलब क्षेत्र में जो रेलवे के अंदर जो व्यापक सुधार की जो कोशिशों के बारे में आज कपिल जी ने हमें बताया है कि लगातार कोशिशें रहेंगी। और आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं उनके निवास पर हमारे बड़े भाई साहब भाजपा नेता अमित साहू जी के नेतृत्व में आज हमने कपिल शर्मा जी का अभिनंदन किया है रेलवे का ये सदस्य बनने के लिए। और इस मौके पर कपिल जी ने भी ये
हमें विश्वास दिलाया है कि जो रेलवे के जो समस्याएं यहाँ लोकल स्तर पर आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा। और आदरणीय जो डॉक्टर राम प्रताप जी ने भी कपिल जी को कुछ रेलवे के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। हमें आशा है कि निश्चित रूप से उसकी पालना करते हुए रेलवे में आवश्यक सुधार किए जाए। भाटमाला NH 754 के अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा देने, जबरन कब्जा और नामांतरण रोकने की मांग को लेकर किसानों ने भाटमाला NH 754 की संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। से रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना काल चल रहा है, हम भी समझते हैं कि दुनिया एक तरफ मरने जा रही है, लेकिन देश के जिस तरह के हालत हैं, चाहे वो देश के, राज्य के, प्रदेश के, पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना काल आया है, महामारी आई है, बहुत लोग इसमें मर रहे हैं। अभी तो 30 की लहर जो बच्चों के लिए आएगी, लेकिन हम करें क्या? हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि NHI वाले जब 50-50 आदमी यूपी और बिहार के वहां जाके जबरदस्ती काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके पास ना कोई कोरोना का सिस्टम है, ना पता नहीं कहां से आया है, कोरोना है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव गए हैं, नेगेटिव ये पता नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कलेक्टर साहब से कि कलेक्टर साहब वो 50 से 60 आदमी वहाँ एक जगह इकट्ठे होके अगर काम चलाने के प्रयत्न करते हैं, उसमें पुलिस भी होती है, 50 वो NHI के हो गए। हम भी इसका देश की व्यवस्था को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए हमने अपना धरना यहाँ से उठाया है। और ये प्रशासन कतई नहीं समझे कि हमें कोई लड़ना नहीं आता या हम टेंट नहीं लगा सकते, हम मुकाबला करेंगे, ये कहने आया कलेक्टर साहब से। साथियों, अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। सीले पिड़ना जो चोलिया दावनालिया किचन परेगा राइयालिया जितो चका बहुत दुखिया पीछो की है कोनी रोड के बारे में एर यहाँ चीर गई टिपे एर कभी कब्जा खतरा है नहीं ते पीछे कौन दिया नाम मतर पीछे है केले मांगो आज 3 साल बैठे बेटे ने दिल्ली बागोड़ा और शिमला रही गया, कोई इलाज को नहीं, ना कोई सुनाई है। हरियाणा पंजाब में रेट ऐसे दिए, आई सरकार है कि ऊपर बीजेपी हटा कांग्रेस की होगी, कोई सुनाई को नहीं हमारी। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे क्योंकि ये लॉकडाउन लगा हुआ था स्टेट के अंदर, हमारी जो भी गतिविधियां थी आंदोलन से संबंधित वो हमने स्थगित कर रखी थी। लेकिन इस बीच हमें जानकारी मिली कि NHI और ठेकेदार है जो जबरन कब्जा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमारी जमीन है वो गैर कानूनी रूप से NH के नाम चढ़ाई जा रही है। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमारी बात सुनी है अच्छी तरह से और हमने इनको स्पष्ट कर दिया है जब तक हमारी मुआवजे की मांग 4 गुना बाजार भाव से नहीं मिलता है, हम किसी भी हालत में ये मुआवजा राशि नहीं उठाएंगे और जमीन का कब्जा NH को नहीं देने वाले हैं। किसी भी तरह की आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे किसान तैयार हैं और इस 8 तारीख के बाद में हम सभी MP और MLA का हनुमानगढ़ के अंदर बहिष्कार करेंगे, उनका घेराव करेंगे और ये कोरोना लॉकडाउन समाप्त होते ही हम जयपुर मुख्यमंत्री आवास के ऊपर पड़ाव डालेंगे। कि बाजार भाव का 4 गुना मिलना चाहिए, बाजार का दो रेट है उस हिसाब से हमें पैसे मिलने चाहिए। नंबर 1, दूसरा पेड़ के सर्वे ढंग से होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था सुचारू करनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हम कलेक्टर साहब नए आए, इनसे मिले, पहली बार मिले तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूंगा। पिछले दिनों भी आपने काले झंडे दिखाने की बात की थी नहीं, उस टाइम में फिर इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी थी, कोरोना काल आ गया था, इन्होंने रिक्वेस्ट की, आपका हमें वार्ता करवाई थी और वार्ता नहीं करवाएंगे CS से तो काले झंडे दिखाएंगे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार की ओर से लगाए गए 3 स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना करवाने की कवायद में शुक्रवार को जंक्शन में टाउन बाजार का औचक निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी कपिल यादव, CO सिटी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दानाना मीणा के नेतृत्व में अधिकारियों ने पहले टाउन में सुभाष चौक से औचक निरीक्षण की शुरुआत की। मुख्य बाजार का निरीक्षण कर अधिकारी जंक्शन में भगत सिंह चौक पर पहुंचे और बाजार में राउंड लगाया। अधिकारियों ने दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए पाबंद किया। बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान न बेचने की हिदायत दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल गोदारा, सहायक अभियंता वेद प्रकाश सहारण, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, SBM प्रभारी भारत भूषण शर्मा आदि भी साथ रहे। राज्य सरकार की जो कोरोना को लेके नई गाइडलाइन आई है, इस
इसकी पालना में बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 11 बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है। उसके अलावा उसके बाद में बंद करने की है। तो इसमें एसडीएम साहब हमारी और नगर परिषद की जो टीम है टाउन का मार्केट, जंक्शन का मार्केट और मुख्य स्थलों को चेक कर रही है और कोरोना गाइडलाइन की समझाइश कर रही है, पालना करवा रहे हैं। जो नियत समय के बाद में खुल रही है उन दुकानों में सीज किया जा रहा है, जुर्माना भी लगवाया। सफाई करने की मांग को लेकर नगर परिषद के एसआई, सफाई कर्मचारी, वाहन चालकों और फायरमैन की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। विनोद कुमार ने बताया कि जिले में नगर परिषद और नगर पालिका में एनजीओ के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारी व कचरा गाड़ी के ड्राइवर लंबे समय से लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार संघर्ष कर आमजन की सेवा में लगे हैं। उनका वेतन ऑनलाइन खाते में आता है, पीएफ भी ऑनलाइन खाते से करता है। उन्होंने मांग की कि संविदा में फर्म के अधीन न रहकर राज्य सरकार के अधीन कार्य करने की स्वीकृति जारी की जाए। आज हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के समक्ष पेश हुए हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड के चलते हुए हम जब से कार्यरत है नगर परिषद में, तो हमारी यही मांग है कि हम इस महामारी में एक एनजीओ के थ्रू प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो हमें स्थायी करने का हम करें। क्या काम करते हैं नगर? हम ड्राइवर हैं जी, सभी ऑटो चालक है, जो कि कचरे की गाड़ियाँ घर घर जाती है, तो वहाँ से कचरा इकट्ठा करके और जो जहाँ पे डालने ये काम है। अभी एनजीओ के थ्रू कितना मिल रहा है आपको? अभी ये 7-7.5 के समथिंग मिल रहा है जी। इसमें हमारा पीएफ भी कट रहा है और ये सही मिल रहा है। तो इसी के दौरान हम ये चाहेंगे भी हम भी एक कोविड मतलब योद्धा के तौर पर ही काम कर रहे हैं जी। तो हमारी यही मांग है कि कलेक्टर साहब और मंत्री जी भी हमारा ये चाहें कि स्थायी करने की। गुजारा तो क्या करें जी, करना पड़ता है, गुजारा तो नहीं हो, तो गुजारा करना तो आपको पता है, अब महंगाई भी हो गई है, कोविड के चलते राशन महंगा कर दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश तभी तो इस मांग को लेकर आए हैं कि हमें स्थायी करने का कष्ट करें। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शुक्रवार को जंक्शन में रोडवेज बस डिपो के पास जन जागरूकता अभियान के तहत रंगोली बनाई गई और रैली निकाली गई। नगर परिषद, सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम मीना, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, पार्षद तनु विजय, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सहायक अभियंता बंदा सिंह, वेद प्रकाश सहारण थे। द्वारा जो समय समय पर कोरोना को लेकर विभिन्न प्रचार संबंधी जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर आज रोडवेज डिपो से लेके अंबेडकर चौक तक यात्रा निकाली गई। जरा रोडवेज डिपो रंगोली का आयोजन किया गया और आम जन को ये एक संदेश देना है कि सरकार की जितनी भी एडवाइजरी है उनका पालना करें और स्वयं को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित। आज नगर परिषद की तरफ से सूरतगढ़ रोड चौराहे पर रंगोली बनाकर कोरोना जन जागृति अभियान चलाया गया। इसके दौरान एसडीएम साहब महोदय ने हरी झंडी देकर रैली को रवाना किया। यह रैली सूरतगढ़ रोड से होते हुए सरकारी स्कूल से घूमकर अंबेडकर चौक तक जाएगी और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोना, मास्क पहनना आदि के विषय में। अभी तक 28 वार्डों में कर दिया, उसके अलावा 6 मुख्य जगहों पे कर दिया, जैसे नगर परिषद है, टाउन बस स्टैंड है, भगत सिंह चौक है, अपने यहाँ सूरतगढ़ रोड है, जंक्शन नगर परिषद है और ट्रक यूनियन फाटक है। श्री सिद्धेश्वर स्वास्थ्य सेवा समिति और विश्व धर्म चेतना मंच के बैनर तले गोवंश के नेत्रों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें एक नई जिंदगी देने का सराहनीय प्रयास भादरा निवासी संजय शर्मा की टीम की ओर से किया जा रहा है।
टीम का मकसद है कि गोवंश को नई रोशनी मिले ताकि वह संसार को देख सके। उनकी टीम की ओर से अब तक हनुमानगढ़ जिले के 60 और प्रदेश के 75 से अधिक गोवंश के नेत्रों का ऑपरेशन कर उन्हें नई रोशनी प्रदान की जा चुकी है। इस पर होने वाला खर्च भी टीम स्वयं ही वहन कर रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में अबोहर मार्ग पर स्थित श्री गौशाला सेवा समिति परिसर में 2 दिवसीय गोमाता नेत्र ज्योति ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम के डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर भुवेश सुथार, संजय भवारिया, सुनील शर्मा, जसवंत नेहरा, लोकेश शर्मा, डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने 4 गायों के नेत्रों का ऑपरेशन कर नई रोशनी प्रदान की। श्री गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने श्री सिद्धेश्वर स्वास्थ्य सेवा समिति और धर्म चेतना मंच की सराहना करते हुए कहा कि गौ सेवा से अधिक पुण्य और किसी कार्य में नहीं मिलता। यह समिति गौ सेवा में निरंतर कार्य कर रही है, जो कि हनुमानगढ़ जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि संजय शर्मा की टीम ने बेजुबान गोवंश के नेत्रों की बीमारियों को दूर कर रोशनी प्रदान कर अनूठी मिसाल कायम की है। टीम के डॉक्टर गौरव शर्मा ने बताया कि भादरा के संजय शर्मा के नेतृत्व में यह पुनीत कार्य श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि स्वामी गुरुवानंद तिरुपति की प्रेरणा से कर रहे हैं। संजय शर्मा ही दवाइयों का खर्च वहन करते हैं। गौशाला समिति या गोपालकों से इसका खर्च नहीं लिया जाता। गौरतलब रहे कि बीमार गोवंश की सेवा करने के लिए रामनिवास जिंदल के नेतृत्व में 15 से 20 गो सेवक नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑपरेशन आज जो है वो सेलेक्ट किए हैं, उनकी सर्जरी की जाएगी और ऑपरेशन के बाद जो है वो आंखों में से सफेद रंग का मोती की गांठ बाहर निकलती है और उसके बाद गायों का मूवमेंट बंद हो जाता है और 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है गायों के अंदर धुंधला विजन आता है। मूल मकसद ये है कि गायों का जो पीड़ा है वो इससे खत्म हो। गाय हमारी माँ है, इस माँ के भाव को दृष्टिगत रखते हुए श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव स्वामी गुरुवानंद जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हमने जयपुर से शुरुआत की थी, जहाँ 11 गायों का ऑपरेशन किया। उसके बाद भादरा में 17, नौर में 40, राउसर में 7 और संगरिया और सादुल शहर में 13 गायां और अब जो है वो जंक्शन में आज 4 गायों का ऑपरेशन है। इस तरह से हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, चूरू और बीकानेर, इस तरह से करते हुए हम 1 साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी गोवंश हैं जिनके मोतिया पका हुआ है उनके ऑपरेशन करने का हमारा टारगेट है। श्री सिद्धेश्वर स्वास्थ्य सेवा समिति जयपुर से आप लोगों का यहाँ आना हुआ और इन्होंने जो गायें सूरदास हैं उनका ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने ये एक एजेंडा उठाया, तो पूरे ये लगे हुए हैं कि हम पूरे राजस्थान में पहले करें, फिर आगे से आगे हम तैयार करके टीम आगे से आगे उन गायों का इलाज करें। धन्यवाद। पुलिस निरीक्षक सुखराम चोटिया जिले के भिरानी पुलिस थाना के नए प्रभारी होंगे। पिछले बजट सत्र में भिरानी थाना एसआई से सीआई लेवल पर क्रमोन्नत हुआ था। अब तक भिरानी थाना में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी लगाया जाता रहा है। सीआई चोटिया दबंग पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में उप निरीक्षक लीलाधर भिरानी थाना प्रभारी थे। 6 वर्षीय मासूम बालिका को उठाकर ले जाने और छेड़छाड़ करने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में महिला पुलिस थाना में बालिका के परिजनों ने एक जने के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट कराते हुए बताया गया कि गुरुवार को उसकी 6 वर्षीय पुत्री घर के पास खेल रही थी। राजू पुत्र भंवरलाल उसकी पुत्री को खेलते समय बहफला फुसलाकर अपने साथ ले गया और छेड़छाड़ की। हाँ, कल शाम की बात है, करीब 11 बजे हनुमानगढ़ कस्बे के एक परिवादी उपस्थित थाना आए और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची 6 साल की थी जो गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। हनुमानगढ़ का ही राजू पुत्र भंवरलाल वाल्मीकि मेरी बच्ची को उठा के ले गया और रास्ते में छेड़छाड़ करने लग गया, जिस पर पड़ोसी ने देखा तो उसको छुड़ाया। उस पर मैंने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अनुसंधान मेरे द्वारा ही किया जा रहा है और आईपीसी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। दुष्कर्म वगैरह नहीं हुआ, बच्ची को लेके गया था, छेड़छाड़ का ही मत। 6 वर्षीय बच्ची। हाँ, राउंड अप कर लिया मोहिदीन को। भाखड़ा क्षेत्र में लगे बागों की डिग्गियों में पानी भरवाने की मांग को लेकर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रधान जाखड़ ने बताया कि भाखड़ा नहरों में 14 मार्च को नहरबंदी होने के कारण 1 माह के लिए पानी बंद कर दिया गया था।
60 दिन की नहरबंदी खत्म होने पर 2 जून को पानी आया। इससे केवल एक ग्रुप ही चल रहा है। दूसरे ग्रुप की सभी नहरें 10 जून को चलेंगी। इससे 3 माह बाद बागों को पानी मिलेगा। अभी प्रथम ग्रुप की नहरें चलने के बाद कुछ पानी बैलेंस में चल रहा है। उस पानी को 24-24 घंटे एक नहर में चलाकर केवल बागवानी के लिए डिग्गियां भरवाने की व्यवस्था करवाई जाए। बागड़ा के लिए जो पानी दे रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बैलेंस में पानी है साहब, जो अभी जो ग्रुप बंद है उनकी साहब डिग्गी भरवाने के लिए उस दिन बात हुई थी, तो वो अगर डिग्गी बच जाएगा तो बाढ़ बचेंगे तो 14 दिन जून को 90 दिन हो जाएंगे। आज हम कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जिन किसानों के बाग हैं वो 3 महीने के बाद उनके पास पानी पहुंचेगा उन बागों के अंदर, तो वो बाग खत्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो बैलेंस का पानी है वो हर नहर के अंदर थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाए और जिनके बाग लगे हुए हैं उनको पानी दिया जाए, ताकि उनके डग्गियों में पानी चला जाए और वो ड्रिप से या किसी भी सिस्टम से अपना बागों को पानी लगाएंगे और बागों को इससे बचाया जा सके। वो थोड़ा बहुत पानी है जो बैलेंस का है, अगर वो नहर में चलता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और हम बाग वालों को ये पानी दे देंगे तो उससे बाग वालों को बहुत फायदा हो जाएगा और बाग उनका बच जाएगा। इससे हमारे किसान का भी फायदा और हमारे राज्य का भी फायदा होगा। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।